फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे जो टर्म आया है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट का मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कितनी स्पीड से आपके रिएक्टेंट कन्वर्ट होंगे किसमें, प्रोडक्ट में, यही होगा ना रेट। एक्चुअली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किसको बता रहा है, स्पीड को बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा है स्पीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि कितने स्पीड से प्रोडक्ट बनेगा। और इसको इफेक्ट करने वाला कौन है, ना ज्यादा बनने वाला है ना कम बनने वाला है, बस बात हो रही है स्पीड की, कब रिएक्शन फास्ट होगी कब स्लो होगी, समझे ना? यस सर। यस सर। गुड। तो अब बात करते हैं वन बाय वन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। सो योर फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। और यहां पर नेचर से मतलब है रिएक्टिविटी से, नेचर से मतलब है रिएक्टिविटी से। बताते हैं, सोचो आपके पास में दो मेटल है, हाँ बोलो, सोचो आपके पास दो मेटल है, मेटल 1 और मेटल 2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर ब्लर मार रहा है। ब्लर मार रहा है? अरे बाप रे, ब्लर तो नहीं है बेटा, एकदम क्लियर है स्क्रीन तो। यस सर क्लियर, एकदम क्लियर है बेटा स्क्रीन। क्लियर है। देखो आपका नेट का प्रॉब्लम होगा बेटा, एक बार रिफ्रेश कर लो या फिर इन आउट होकर के इन हो जाओ एक बार फिर से, ठीक है। देखो मेटल 1 एंड मेटल 2, दो मेटल लिए मैंने, दोनों के साथ में क्या किया बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया। आपको पता है जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा, मेटल का क्लोराइड बनेगा। यस सर। यस सर। मेटल क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस है ना रिलीव हो जाएगी। यहां पर भी बनेगा मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सी रिएक्शन पहले कंप्लीट होगी, कौन सी रिएक्शन पहले कंप्लीट होगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट करेगा, है ना? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रिएक्टिविटी की, तो अगर मैं मेटल फर्स्ट की जगह पर लेता हूं आपकी बुक के अकॉर्डिंग एल्यूमिनियम, और यहां पर मैं ले लेता हूं सपोज जिंक, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, जिंक से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू आवर रिएक्टिविटी सीरीज, है ना? यस। तो एल्यूमिनियम अपना रिएक्शन पहले कंप्लीट करेगा। यहां पर जिंक को अगर आप हटाते, इसकी जगह लिख लेते क्या, सोडियम, तो अब क्या होता, सोडियम पहले कंप्लीट करता एल्यूमिनियम से भी पहले, क्यों, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा है कि नहीं? यहीं पर आप कॉपर रख दो तो रिएक्टिविटी होगी ही नहीं। अगर आप कॉपर रख दोगे तो रिएक्टिविटी या फिर रिएक्शन होगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है। इट मींस ये सबके सब किस पर डिपेंड कर रहे हैं, रिएक्टिविटी पर, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे बेटा इसमें हम लोग फिर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर कहूं कि इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज सम, चलो लिखते हैं इसको, मिटा दे, रिएक्शन लिखा लिख लो, बाकी हम इसको मिटा रहा हूं, फिर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं इस पर। कंप्लीट सर। कंप्लीट सर। कंप्लीट, ओके। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन
is directly proportional to nature of reactant. That means चलो उन रिएक्टेंट्स के लिए रिएक्टिविटी हाई होगी जिसकी उनके लिए रिएक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हाई होगी जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, और उनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लो होगी जिनका रिएक्टिविटी लो होगी। कंप्लीट सर। कंप्लीट नहीं हो सर। Completed. Yes, sir. ठीक है, लिख लो जिसका नहीं हुआ लिखो। सर Complete, sir. ओके अगर साइज की बात करें, अगला पॉइंट है आपका साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। बेटा आपने वो देखी है क्या, वो कुछ शुगर आती है जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े रहते हैं, कुछ आती है जो पाउडर्स रहती है थोड़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स वाली। यस सर। मिश्री बोलते हैं। Yes, sir. यस मिश्री बोलते हैं। एक और आती है बेटा गड़ी शक्कर जो बोलते हैं ना बेटा, शुगर क्यूब भी आता है, वो और बड़ा होता है। यस सर, बहुत बड़ा होता है ना, शुगर क्यूब और बड़ा होता है ये। यस आपका एक आती है मिश्री जो थोड़ा सा उससे छोटा होगा, एक शक्कर जो हम लोग यूज करते हैं, और एक आता है शुगर पाउडर जो और छोटा होता है। ठीक है, मतलब पाउडर फिल्म हो जाता है वो शुगर का। यस अब इन सबकी सब शक्कर का मैं सैंपल ले लूं, ठीक है, इक्वल अमाउंट ले लूं, मान के चलो मैंने लिए 5-5 ग्राम सारी शक्कर का। ठीक है, एक हो गया आपकी क्यूब शुगर या फिर कहूं शुगर क्यूब। अब मिश्री को मिश्री लिख देता हूं मैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपकी नॉर्मल शुगर एंड ये हो गया शुगर पाउडर। बेटा एक चीज बताओ तो, अगर इन सबको मुझे घोलना है, मैंने 5-5 ग्राम सैंपल ले लिया सबका, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, ठीक है, सबको मुझे घोलना है, सबके लिए अलग अलग मैंने बीकर ले लिया विथ 1 लीटर ऑफ वाटर। सबके सब में कितना पानी है, 1 लीटर। सबका 1-1 ग्राम 5-5 ग्राम मैंने क्या डाल दिया बेटा, इस कप में डाल दिया। बस स्टिर नहीं करना है, मतलब उसको घुमाना नहीं है। अगर घुमाओगे नहीं तो एक चीज बताओ, कौन सा शुगर जल्दी घुल जाएगा? शुगर पाउडर। क्यों शुगर पाउडर क्यों घुल जाएगा? छोटे क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं बेटा, पार्टिकल छोटे, स्ट्रक्चर छोटा है उसका, पार्टिकल छोटे, पार्टिकल। यस वहां पर एक्चुअली में पानी में घुलने को बोला जाता है बेटा हाइड्रोलाइजेशन। क्या बोलते हैं?
हाइड्रेट हो गया ना, वो पानी में घुलने का मतलब हाइड्रोलाइज हो रहा है। अगर हाइड्रोलाइज हो रहा है तो हाइड्रोलाइज होने के लिए उसको जितना ज्यादा वो पार्टिकल छोटा होगा उसको उतना सरफेस एरिया मिलेगा। क्या मिलेगा? उतना सरफेस एरिया। ठीक है, और किसी भी चीज का घुलना उसका सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। आपकी क्यूब शुगर बाहर या फिर क्यूब बड़ा था, ऐसा था, तो यहाँ पर हाइड्रोलाइजेशन होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? इसके सरफेस एरिया पे होना स्टार्ट होगा, ऐसे। ठीक है, बट अंदर वाला शुगर कैसा रहेगा? सेफ। तो इसको घुलने में टाइम लगने वाला है। वही काम मिश्री में होगा, भले साइज छोटा है पर है तो बड़ा ही। जब सबसे छोटा साइज होगा वहां पर रिएक्शन फास्ट होगा। ओके, यस सर। तो यही पॉइंट है आपका सेकंड। यही पॉइंट आ रहा है आपका सेकंड, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉइंट बी। ऑफ रिएक्टेंट्स। इन शॉर्ट बोलूं तो हमने कैसा रिलेशन देखा बेटा? साइज बड़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, है ना? यस यस सर। रेट ऑफ केमिकल reaction is inversely proportional with size of particles of reactants. Or that means if we increase the size of particles of reactant, rate of chemical reaction decreases. If that means if we increase the size of particles of reactant, rate of chemical reaction decreases. Okay, and if कंप्लीट सर। complete, No, very sir. good. No, sir. बच्चा तो मेरे साथ साथ लिखता है लगता है। कंप्लीट सर। सही पर नहीं हुआ सर। एक्चुअली वो समझ आ जाता है ना कि सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के कॉन्ट्रेरी होगा। हाँ, ठीक ठीक। Completed. Yes, sir. थर्ड, वेरी गुड। Completed, अगली sir. कहानी है कॉन्सेंट्रेशन की। गुड गुड गुड, सबका हो गया ना? अब समझते हैं अगली Yes, कहानी sir. को। अगली बात बोल रहा है बेटा वो नहीं, sir. कॉन्सेंट्रेशन की। अच्छा ठीक है, लिख लो पहले।
complete sir. कंप्लीट सर. कंप्लीट ओके. चलो थर्ड पार्ट देखते हैं. इस पर बात करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन के ऊपर. अब कंसंट्रेशन के लिए आपको याद करना पड़ेगा लास्ट ईयर को जब आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन के बारे में. क्या था बेटा, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करोगे? Sir, when the amount of a solute is high, then it is called yes, concentrate. Sir. यस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है. देखो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन. बिल्कुल सही बोला बेटा. हैं? देखो क्या होगा अगर आप रिएक्टेंट्स को किस मीडियम में रिएक्शन करवाने वाले हो, एक्वस मीडियम में. इसमें कराने वाले हो एक्वस मीडियम में, तभी पॉसिबल हो सकता है कंसंट्रेशन की बात. मतलब आप रिएक्टेंट्स को घोलने वाले हो किसमें, पहले पानी में. यहाँ है वाटर. अब सोचो पानी, दूसरा मीडियम भी किसमें है, पानी में. बेटा पानी और पानी तो रिएक्ट करने वाला है नहीं, करेगा क्या? No sir. पानी के साथ पानी रिएक्ट करेगा नहीं. अभी तो हम रिएक्टेंट डालेंगे, मैं बताता हूं कैसे डालेंगे. सोचो इस वाटर में मैंने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा बन जाएगा, एक्वस. Yes sir. पानी में घुला हुआ, पानी में घुला हुआ. ठीक है. इसमें मैंने डाल दिया NaOH. ठीक है, ये भी क्या बन गया, एक्वस, पानी में घुला हुआ. अब ये रिएक्ट कर सकते हैं, अब ये रिएक्ट कर सकते हैं. पर सोचो अगर वाटर का अमाउंट 1 लीटर था, कितना था, 1 लीटर, दोनों बीकर्स में, इसमें 1 लीटर, इसमें भी 1 लीटर. ठीक है. आपने क्या किया, दोनों वाटर्स को मिला दिया, पानी हो गया 2 लीटर. अब रिएक्शन की बात करते हैं बेटा. पानी तो इतना ही है, अगर इसमें आपने NaOH को कम डाला था, ये कैसा होगा, डायल्यूट सॉल्यूशन. Yes sir. अगर आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम डालोगे तो ये भी होगा डायल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है बेटा, जब दो चीजें डायल्यूट होंगी और मिलेगी तो बेटा रिएक्शन भी स्लो ही होगी ना, क्योंकि एक्चुअली में हुआ क्या है, NaOH पानी में कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी में कम है, तो ढेर सारे पानी के बीच में इनको मिलने में भी टाइम लगेगा. ठीक है. बट यहीं पर Yes. अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते, इसका कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देते तो क्या होता, ये रिएक्शन फास्ट होने लगती. क्योंकि NaOH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वाटर में NaOH का मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, या फिर कहूं आयन ज्यादा होंगे. और वहीं पर H2HCl में भी ऐसे सेम टू सेम. समझ गए सब लोग क्या? Yes कि sir. यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या इनवर्स, बताओ जल्दी से. Directly sir. डायरेक्ट. वेरी गुड, डायरेक्ट है ना. ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactant. ठीक है. rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants. ठीक है. सेंटेंस दिखाते हैं ऊपर, मैं डायग्राम मिटा दूं. Yes sir. Yes sir. Yes sir. देखते हैं. देखते हैं. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट.
concentration of reactants. That means if we increase concentration of reactants, then rate of chemical reaction is also increases. हो गया सर, हो गया? गुड, कंप्लीट सर। वेरी गुड। चलो अगला देखेंगे बेटा हम लोग, और टेम्परेचर ऑफ, नहीं हुआ ठीक है, लिखो। अरे जयेश खराब है, जयेश का हुआ ना? यस। ये जयेश खराब बच्चा, ये पहले कर लेता है। नो सर, फिर बोर्ड्स में एग्जाम में फास्ट लिखना पड़ता है ना। हाँ हाँ सही बेटा, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। लिखो लिखो, मेरे से पहले मत लिख लेना बस। यस सर। पर अगर आप एक बार बोल दोगे ना, वो याद रहा तो लिख भी लेंगे। हाँ, मैं बोलूंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं बोलूंगा नहीं, है ना? समझाना तो पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, इस चैप्टर के बाद में, क्योंकि आज तो चैप्टर में एनी हाउ खत्म कर दूंगा, इसके बाद में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे? केमिस्ट्री हो गया, फिर फिजिक्स हो गया है, फिर से एक फिजिक्स लेंगे। यस सर। Yes. एक फिजिक्स लेते हैं। ग्रेविटेशन हो गया है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यार ये थ्योरी है, इसे एक हाथ चैप्टर के बाद, एक हाथ चैप्टर बाद में करते हैं, है ना? बहुत थ्योरी है इसमें। सर आपने जो वीडियो डाले थे ये क्या इलेक्ट्रिक करंट के, सर हमको भी सेम है वो? हाँ आप लोग को भी सेम है। एक्चुअली में आपका आधे से ज्यादा सिलेबस, मेरे ख्याल से 80% सिलेबस तो मेरे साइट पे डाला हुआ है। वो बहुत सारी बैच हो जाते हैं ना, देखते हो? ओके, तो जो भी आपका सिलेबस है ना, एक्चुअली बहुत सारी 10th क्लासेस पर चल रही है एक साथ। आपकी है एक एमपी में चल रही है, फिर शाम के समय चल रही है, शाम के समय 2 बैच चलती है, एक स्टेट बोर्ड, एक सीबीएसई और एक एनटीएससी की। तो एक्चुअली 5 बैच हर दिन हो जाती है। तो सब में कोर्स अलग अलग चल रहा है और लगभग कंप्लीट होने पर आ गया है। अगर कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग को कभी ऐसा लगे कि यार हमारा कोई टॉपिक छूट गया, ठीक है, और मैं नहीं डाल पाया, तो आपका वो टॉपिक भी मिल जाएगा। जैसे ये टॉपिक पूरा का पूरा शायद डला हुआ है उसमें, शायद, और नहीं डला हुआ होगा तो मैं डाल ही रहा हूँ, आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ चलो, थर्ड पर क्या बात है बेटा हमारी? फोर्थ हम लोग बात करेंगे अब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन पे। अभी एक बात बताओ तो, अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो आपने कभी ना कभी तो यूज किया होगा ये। हम लोग चाय के साथ में या दूध के साथ में बिस्किट या फिर टोस्ट वगैरह लेते हैं, आपने कभी ना कभी लिया होगा। और जैसा कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, हम लोग क्या करते हैं, बिस्किट को चाय में डिप करके खाते हैं, है ना? खाया है कि नहीं खाया है? प्रैक्टिकल खराब हो जाएगा। यस सर। खाया है ना? यस। तो हमारे यहाँ का फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी, ठीक है? इंडिया का पुराना एक अच्छा सा बिस्किट है पार्ले जी, ठीक है? तो ये पार्ले जी या फिर कोई बिस्किट की बात करें, अगर आप उसको चाय में डिप करते हैं, और चाय कैसी गर्म है, अरे कप अच्छा नहीं बना, अगर आप उसको चाय में डिप करते हैं और चाय अगर गर्म है, क्या होगा? सर जल्दी घुल जाए, वो टूट के गिर जाता है। यस सर। यस टूट के गिर जाता है। इसी चीज को बेटा कभी ट्राई करना, अगर चाय ठंडी हो जाए या फिर दूध जो है ठंडा हो जाए, उसमें आप डिप करके देखना इसको, ये जल्दी नहीं गिरेगा, ये जल्दी नहीं गिरता बेटा, उस समय ये स्ट्रांग बना रहता है। क्यों?
क्योंकि यस बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। एक ही चीज तो चेंज किया है, चाय वही है, ठीक है, चाय तो वही है, एक बार ठंडी होने के बाद डुबाया है, एक बार गर्म चाय में डुबाया था, और बिस्किट भी वही है, बट एक बिस्किट टूट के गिर गया और एक नहीं डूबा टूटा, क्यों? टेम्परेचर के कारण। क्योंकि जब भी आप हाइड्रोलाइज करने की बात करते हो तो टेम्परेचर के साथ हाइड्रोलाइज का या फिर केमिकल रिएक्शन का क्या रिएक्शन होता है? रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, आपने ये चीज देखी होगी शुगर के साथ में भी, गर्म दूध में शक्कर को घोलने जाओ तो जल्दी घुलती है बेटा, जबकि ठंडे दूध में नहीं घुलती, यस है ना? है ना? इससे समझ में आ रहे हैं हमको। और ऑब्वियसली बात है, अगर हाइड्रोलाइज करने की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइजेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है, क्रिस्टल बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगला लगते हैं टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, डी पॉइंट। टेम्परेचर ऑफ, हाँ फोर्थ है ना, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कैसा रिएक्शन आया? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन rate of chemical reaction is directly proportional with क्या? temperature of reaction। टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, या रिएक्टेंट लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम टेम्परेचर तो रिएक्टेंट को ही देते हैं। अगला इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा। इफ वी इंक्रीज the temperature of reaction, then the rate of chemical reaction is also increases। हो गया सर? Complete, sir. हो गया, वेरी गुड। कंप्लीटेड सर। अरे वाह, सबका हो गया, इस बार कोई पीछे नहीं रहा। चलो, अगर सबका हो गया है तो आखिरी पॉइंट भी डिस्कस कर लें इसका। आखिरी पॉइंट है कैटालिस्ट, जिस पर आपने कल मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सर वो एनआई क्यों आया, है ना। अगला पॉइंट है कैटालिस्ट। पहले तो डिफाइन करेंगे क्या होता है कैटालिस्ट, फिर समझेंगे कैटालिस्ट करता क्या है। तो वो होता क्या है वही नहीं मालूम। हाँ बता रहा हूँ ना बेटा, बता रहा हूँ। ये है ई पॉइंट, है ना, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, जिसको रिएक्शन में सिर्फ इसलिए डाला जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि रिएक्शन ओनली फास्ट हो जाए, पर ये कैटालिस्ट या फिर वो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। मैं बताता हूँ, आप लोग इसको गलत मत समझे ना, है ना। एक जनरल स्कूल का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो स्कूल्स में होता क्या है, ठीक है, आप लोग क्लास में बैठे हुए हो, ठीक है, और क्लास में आप लोग कर रहे हो सेल्फ स्टडी, ठीक है, क्लास में क्या कर रहे हो आप? सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और आपका टीचर या कोई भी टीचर है, मान चलो मैं हूं, ठीक है, क्या हूं? मैं बैठा हुआ हूं, क्या हुआ? मैं बैठा हुआ हूं आपके सामने, क्लास के सामने बैठा हुआ हूं। अचानक से क्लास के बाहर से किसका राउंड होता है? प्रिंसिपल सर का या डायरेक्टर सर का। क्या होगा? टीचर खड़ा हो जाता है, Yes, sir. है ना, पढ़ाने लगता है। हाँ, ये क्या हुआ बेटा? टीचर ने अपने वर्क की स्पीड बढ़ा दी, इसकी प्रेजेंस के कारण, प्रिंसिपल सर की प्रेजेंस के कारण। क्या कैटालिस्ट कौन हुए? प्रिंसिपल सर। ना उन्होंने कुछ किया, ना उन्होंने कुछ बोला, बट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। समझे क्या? Yes, sir. यस हाँ, गुड। तो यही है कैटालिस्ट का काम। ये कैटालिस्ट क्या करेगा? रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, यस, रिएक्शन में इसको डाला जाएगा और रिएक्शन के जाते ही रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है।
पहले लिखते हैं व्हाट इज कैटलिस्ट, द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस इट इज अ सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस whose presence increases या फिर changes the rate of chemical reaction rate of chemical reaction, but it never takes part in it. हो गया सर। Completed. हो गया। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि बट इट नेवर टेक्स पार्ट इन इट, या तो कहेंगे कि ये क्या नहीं करता, कोई केमिकल चेंज कॉज नहीं करता। ठीक है, ठीक। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट को लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो मैं बता रहा था कि कैसे लिखते हैं रिएक्शन को। देखो जैसे आपकी रिएक्शन लिखी हुई यहाँ पे KClO3, KClO3 और यहाँ पे एक डेल्टा का साइन बना हुआ है। ठीक है, डेल्टा में Yes, sir. हीट दे रहे हैं ना, अगर हीट दे रहे हो बेटा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा KCl एंड O3 में, O3 O2 में टूटेगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किसके कारण टूटा हुआ, हीट के कारण। पर अगर आप हीट नहीं देते तो क्या रिएक्शन ऐसी रहती, स्लो चलती ना? No, sir. स्लो चलती। Yes. अगर हीट दिया तो स्पीड बढ़ गई। दूसरी बात, कल मैंने एक और रिएक्शन दिखाया था आपको, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, Nickel. ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेता है, प्लस साथ में हाइड्रोजन रिलीज होती है। इस रिएक्शन में ये निकल जो था, ये क्या था, कैटलिस्ट। क्या था, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। आप देख रहे होगे निकल एलिमेंट या निकल मेटल को डालने के बाद हुआ क्या था, या इसने यहां पर कोई रिएक्शन दिखाया ना, यहां कोई रिएक्शन दिखाया, बस इसकी प्रेजेंस के कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सर KClO3 पे हमको KCl प्लस O2 मिल रहा है, ये जो रिएक्शन है ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो सर ये टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन में आएगा क्या? नहीं बेटा, यही तो बात है, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस है ना। हीट इज द एनर्जी, ये एनर्जी देने के कारण रेट बढ़ा, तो यहाँ पे एनर्जी किसके जैसे बिहेव करेगी, कैटलिस्ट जैसे। और टेम्परेचर का लेना देना उससे नहीं है, टेम्परेचर क्या है, ये तो प्रॉपर्टी है ना। Yes. टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी है ना, हीट प्रॉपर्टी नहीं है, हीट एनर्जी है। सर वो फर्स्ट रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। O3 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगा देते हैं, 6 हो गया, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2। ठीक है। Yes, sir. सर वो ऑक्सीजन में 2 लगाना पड़ेगा ना सर, आपने 3 लगाए हो। आप बेटा ऑक्सीजन में अगर 2 लगाओगे तो बैलेंस नहीं होगा ना, यहाँ 3 लगाना Left पड़ेगा में 6 और right में ताकि 6. यहाँ है ना 6 हो गया। यस सर, यस। 6. समझ में आ गया सबको कैटलिस्ट? Yes, sir. अच्छा, इसका रिलेशन कैसा होगा? वेरी गुड। अभी देखो इसका लेना देना क्या होगा, कैटलिस्ट क्या करता है, हमेशा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बढ़ाता है, इसके लिए मैं कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसको ऐसा लिख नहीं सकते, इसकी प्रेजेंस है। आप कैटलिस्ट को बढ़ा या कम नहीं कर रहे, कैटलिस्ट को डाल करके हम उसको कैटलिस्ट के अमाउंट को बढ़ा नहीं रहे ना कम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवा रहे हैं, जिससे उसकी रिएक्शन बढ़ गई।
चलो अब स्टार्ट होगा हमारा कोरोजन। अच्छा, कोरोजन के इसमें भी एक दिक्कत है। यहाँ कोरोजन में दिक्कत यह है कि हमारी बुक में कोरोजन के नाम पर रस्टिंग दे दिया है बस, जबकि कोरोजन का मतलब रस्टिंग नहीं होता। सर हमारे बुक में कोरोजन दिया है। वही तो कह रहा हूँ, कोरोजन दिया है बट कोरोजन के नाम पर रस्टिंग दे दिया है। यस। हाँ, कोरोजन के नाम पर रस्टिंग दे दिया है। आपको तो खुद पता होगा, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। यहाँ पर एक ही केस गिवन है। चलो कोई नहीं, आप इसको कंप्लीट करो, स्टार्ट करेंगे कोरोजन। कंप्लीट सर। कंप्लीट सर। कंप्लीट Complete, sir. ओके Completed, sir. वेरी गुड। चलो अब पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। देखो कोई टेंशन नहीं लेना, हमको एक हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था, क्या बोल रहे थे बेटा? कौन क्या बोल रहा था? कोरोजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन कोरोजन होने वाले कोरोजन किसमें होता है? किसी भी सरफेस पे हो सकता है, किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है। एंड कोरोजन का मेन कॉज है ऑक्सीडेशन। क्या कॉज है? ऑक्सीडेशन। जब भी किसी मेटल या अदर सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है, तो उसकी अपर लेयर खराब होने लगती है, उसकी अपर लेयर खराब होने लगती है, इरोड होने लगती है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ सरफेस इज नोन एज कोरोजन, और ये किसी भी मेटल में हो सकता है। ठीक है, कुछ में अच्छा होता है, कुछ में बुरा होता है, कुछ में अच्छा होता है और कुछ में बुरा होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं विद कोरोजन। डिफाइन कर दूं, व्हाट इज कोरोजन? द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेसेस। द केमिकल process of slow eating up of the surfaces of certain metals when kept of certain metals। सर्टेन मेटल्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि कोरोड नहीं होते, जैसे गोल्ड है ना, प्लेटिनम, ये सब इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये कोरोड नहीं होते। सरफेसेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए जब भी आप किसी सरफेस को बाहर रख दोगे, किसी मेटल को, तो उस पर धीरे धीरे कोरोजन होने लगता है। इसी प्रोसेस को बोल रहे हैं हम लोग कोरोजन। हो गया सर? कंप्लीट सर। Complete, sir. Completed, sir. कंप्लीटेड, ठीक है। कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं इसके कोरोजन के। फॉर एग्जांपल, देखो आपके बुक में ही लिखा हुआ है, आप इसके बारे में, कोरोजन के बारे में पढ़ोगे, पर इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में। इसी कारण शायद इसमें यहाँ पर डिटेल नहीं दिया। नेक्स्ट ईयर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, एसिड बेसिस है ना तुमको कि मेटल नॉन मेटल है? सॉरी, हाँ, अगला चैप्टर जो आपका मेटलर्जी, मेटल नॉन मेटल वाला, इसमें पढ़ोगे आप कोरोजन के बारे में डिटेल में। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एग्जांपल देता हूँ। पापा, मैं पानी गरम करना।
लिखेंगे ब्लैक कोटिंग ऑन सरफेस ऑफ सिल्वर। दिगंबर माइक ऑफ कर। देखो आपने देखा होगा कि सिल्वर की जो अंगूठियां या फिर जो ऑर्नामेंट्स हमारे घर में होते हैं उसमें अधिकतर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। देखा Yes, है sir. क्या? ठीक है, ये ब्लैक कलर की कोटिंग किसको बताती है बेटा? कोरोजन। ठीक। सेकेंड है ग्रीन लेयर ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। ये भी देखा होगा, ग्रीन लेयर, एक लाइट ग्रीन कलर की लेयर आती है बेटा जिसके कारण से कॉपर सरफेस बहुत ही गंदा दिखने लगता है। ग्रीन लेयर Yes. ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, ये होता है कॉपर का कोरोजन, सरफेस ऑफ कॉपर। ठीक है, ये कॉपर के कोरोजन के बारे में बात हो रही है। और थर्ड वन है, आप लोग अच्छे से जानते हैं इसको, आयरन के बारे में। आयरन में क्या होता है बेटा? Rusting. रस्टिंग। ब्राउन कलर लेयर बन जाती है सर आयरन के ऊपर। यस, कौन से कलर की लेयर बनती है? रेड और यस, रेड और डार्क ब्राउन, है ना? क्या सॉरी, रेड और ब्राउनिश लेयर ऑन सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, एक्चुअली में ये है क्या? आयरन का कोरोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। हो गया सर। हो गया? Complete, sir. कंप्लीट कंप्लीटेड सो। वेरी गुड। चलो इसको मिटाऊं ऊपर से फिर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। केस ऑफ आयरन लिखेंगे यहाँ पर, इन केस ऑफ आयरन कोरोजन ऑल्सो कॉल्ड एज रस्टिंग। क्योंकि हमारी बुक में रस्टिंग पर थोड़ा जोर दिया गया है तो इसको लिख लेते हैं। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन is also known as rusting. Also known as rusting. और अगर हम लोग रस्टिंग की बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे रस्टिंग के फॉर्मूले की। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला फॉर रस्ट। केमिकल फॉर्मूला for rust। ये होगा Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, ये XH2O बता रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। इसको बता रहा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। ठीक है, वेयर X इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या है ये? X gives the number of molecules of water। ठीक है, और ये वेरी करता है, और ये क्या करता है? वेरी करता रहता है। हो गए सर। हो गया? ठीक है, एक जनरल इक्वेशन लिखा के दिखाता हूं मैं आपको, और उसके बाद में आपके बुक का हिसाब से बता दूंगा मैं। एक जनरल इक्वेशन देखो रस्ट फॉर्मेशन के लिए। आपको तो पता होगा कि रस्टिंग आयरन में सिर्फ तब हो सकती है जब आयरन ओपन एनवायरनमेंट में रखा हो और उसको दोनों चीज मिल रही हो। पहला क्या? मॉइस्चर भी और वाटर भी, है ना? अदरवाइज रस्टिंग नहीं होती। आपने वो एग्जांपल तो सॉरी वो एक्टिविटी तो पढ़ी ही होगी, आयरन नेल्स वाली। अगर हम लोग एक आयरन नेल को कहां रख देते हैं? सिर्फ एयर में, एयर टाइट कंटेनर में, सिर्फ एयर के साथ में, तो इसमें रस्टिंग नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता। ठीक है। दूसरा, अगर आयरन नेल को मैं भिगा दूं या डुबा दूं किसमें? पानी में, तब भी इसमें रस्ट फॉर्म नहीं होता। बट अगर इसको मैं आधे पानी और आधी एयर में ऐसे डुबा के रखूं तो इसमें रस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब Yes.
रस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या है, एयर एंड वाटर दोनों, है ना, एयर एंड वाटर दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसी पर बेस्ड एक रिएक्शन इन जनरल। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाली रिएक्शन लिखने नहीं आती है तो आप इन जनरल रिएक्शन ही लिखोगे। देखो आयरन, अब ऑब्वियसली बात है रस्टिंग किस पे होगी, प्योर आयरन पे ही होगी। आयरन प्लस क्या लगेगा, ऑक्सीजन प्लस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट मॉइस्चर। और आपको पता है बेटा मॉइस्चर अलग अलग सीजन में अलग अलग होता है इन्वायरमेंट में, है ना, इसलिए लिख रहे हैं H2O। ठीक है, H2O जब ये मिलते हैं तो बनता है Fe2O3। और मैंने आपको रिएक्शन लिखाया भी था कि जब भी, लिखा दिया ना, नहीं लिखाया अभी, ठीक है, दूसरों को पढ़ाया था। आयरन जब भी वाटर से रिएक्शन करता है तो गैसियस फेज में करता है, मतलब ये वाटर जो होगा वो किस फेज में होगा, गैसियस फेज में होगा, मॉइस्चर होगा। और जब भी रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, आयरन का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड डॉट XH2O, डॉट XH2O। ठीक है, अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। यहां लगा दो 2, यहां लगा दो 3/2, हो गया बैलेंस। अब बात है इसका नाम रखने की, इसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या फिर उसको आप बोलोगे रस्ट। कंप्लीटेड सर। कंप्लीटेड, ठीक है, समझ में आया ना? यस सर। ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपके बुक के हिसाब से वो क्या कहना चाहता है। आपकी बुक के हिसाब से ये बताना चाह रहा है कि ये जो फॉर्मेशन ऑफ रस्टिंग है ये एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, बल्कि कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर बुक क्या बोल रहा है वो, कि हमारा जो हमारा नहीं, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो Yes, अगर sir. मैं बात करूं, कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस है, कोई क्यूब रखा हुआ है, आयरन का है, तो ऑब्वियसली बात है रस्टिंग कहां स्टार्ट होगी, इसके सरफेस के ऊपर। Yes, sir. ये लोकलाइज एनोड एंड कैथोड बना लेगा। क्या कर लेगा, लोकलाइज एनोड एंड कैथोड बना लेगा। ठीक है, और अगर बना लेगा तो होगा क्या, देखो तो आयरन, आयरन एक मेटल है, ठीक है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एनोड क्या होता है एंड व्हाट इज कैथोड। क्या होता है बेटा एनोड, ताकि समझ में आए हमको, बताए सर? बताओ बताओ। सर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स, एनोड। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, एनायन और कैटायन। यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो हो सकता आपने याद किया हो, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ बेटा। एनायंस आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज आयंस। और कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, देखो कहानी तो नीचे स्टार्ट हुई, आयंस कौन से, एनायंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, जिसके तरफ अट्रैक्ट होके गए थे उनको बोल दिया हमने एनोड। तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज आयन है, किसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ना। पॉजिटिव पॉजिटिव। यस, तो एनोड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और यही कैटायन जिसकी तरफ अट्रैक्ट होके गए थे
उनका नाम रखा गया कैथोड, Negative. ये होंगे नेगेटिव। Negative. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करते हैं किसकी, आयरन की, इसकी बात करते हैं आयरन की, तो क्या होगा बेटा, अगर आयरन है तो वो एनोड की तरफ या एनोड के पास अगर होगा तो क्या करेगा एनोड, इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की भारी डिफिशियंसी है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की बहुत डिफिशियंसी है, तो एट एनोड क्या होगा, एनोड ये आयरन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और आयरन को भी बना देगा Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। ठीक है, Fe2+, और जब भी कोई मेटल अपने में से इलेक्ट्रॉन निकालता है तो हम बोलते हैं क्या हुआ उसका, ऑक्सीडेशन। अरे मैं ये पढ़ाना भूल गया क्या, आपको ऑक्सीडेशन नहीं पढ़ाया ना ये वाला? पढ़ाएंगे पढ़ाते। ठीक है, अभी लिखो, मैं इसको पढ़ाता हूँ क्या होता है ये ऑक्सीडेशन। जब भी कोई मेटल या किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम बोलते हैं इसको ऑक्सीडेशन हुआ। और जब कोई सब्सटेंस अपने में इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब एक्सेप्ट करता है, तो उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। यहां हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया आपको कि अगर इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, मतलब इसका रस्ट फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं। अब यहां पर ऑक्सीजन क्या होगा, रिड्यूस होगा, किसमें, कैथोड रीजन में। यहीं बाहर पर लोकलाइज क्या बन गया होगा, कैथोड। एट कैथोड क्या होगा, ऑक्सीजन मीट करेगा हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन मीट करेगा हाइड्रोजन से 4H+। यहाँ पे 4H2 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बन गया। और अब इसका रिएक्शन कराएंगे, कपड़ा कहां गया, Fe2+ ही दिख रहा है, Fe3+ होना चाहिए। यहाँ 2 रिएक्शन आएगा, आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है ना, एक बार इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला और एनोड के पास जाकर के अगेन 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला तो बन गया Fe3+। अभी देखो रिएक्शन कैसा बन रहा है, Fe3+ प्लस H2O प्लस H2O, जब ये हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर तो आपके इस बुक में H2O लिखा ही नहीं है, तो XH2 हटा दो, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना बच्चा, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर वो बोलो। जो एट कैथोड वाली रिएक्शन है उसमें सर ट्वाइस H2O होना चाहिए ना? या ट्वाइस H2O आना चाहिए। हाँ बैलेंस नहीं किया है बाबा, बैलेंस कर लो, 2H2O। ठीक है, अभी तो सब बैलेंस है ना, यहाँ बैलेंस कर रहे हैं अभी। Yes. 3+ Fe2O3 मतलब 4H2O लगाने पड़ेंगे क्या, 4H2O। ठीक, यहाँ लगा दिए 4H2O, Fe2O3 डॉट XH2O 6+, ठीक। चलो यहाँ पर बेटा सब लोग इसका वो लिख लो, क्या फेज, क्या क्या फेज होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर आयनिक फेज में तो होता है हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में, ये होगा आपका लिक्विड, अगेन ये होगा आपका सॉलिड क्योंकि रस्ट सॉलिड होता है, और ये होगा अगेन एक्वस। हो गया, गुड। Yes. Yes, sir. सर वो Fe3 फिर वहां 2 हो जाता है, वो नहीं समझा सर। नहीं वो एट क्या बेटा, ये वाला एट एन रिएक्शन है। यस सर। देखो बेटा क्या हो रहा है, आयरन के 2 वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये याद होगा आपको।
ठीक है। जब पहली बार इसका ऑक्सीडेशन हुआ एड एनोड पे, ये क्या करता है, रेडिली बहुत जल्दी से क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है। बट है तो अभी भी एनोड के ही पास में ना, एनोड के पास में रहने के कारण इससे 1 इलेक्ट्रॉन और निकल जाता है, क्योंकि इसके पास में एबिलिटी अभी है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन और निकालता है, 2 स्टेप में निकालता है, एक बार 2 निकालता है, एक बार 1 निकालता है और बनता है Fe3+, ठीक है। सर एक बार ऊपर वाली रिएक्शन समझा दीजिए ना। ऊपर वाली देखो, ये Fe3+ यहां से आया, यहां पर Fe3+ प्लस ये वाटर 4H2O, ठीक है। जब भी ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये एक्वस मीडियम में हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो रहा है, यहाँ पर आप निकाल दो इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा, Fe2O3, नहीं इलेक्ट्रिसिटी मत डालो, बुक में नहीं है ना, मत डालो, ठीक है। Fe2O3 क्यों बना, क्योंकि ये आयरन वाटर के साथ रिएक्शन तो करेगा बेटा, लेकिन हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, ये हमेशा ऑक्साइड ही बनाता है। क्या नहीं बनाता, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये क्या बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। बट पानी में घुला हुआ होगा, इसलिए लिखेंगे साथ में H2O, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो वाटर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, रस्ट एक क्रिस्टल है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। जब भी ऐसा डॉट में लिखते हैं ना हम लोग वाटर को, ये क्या बताता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बट रस्ट के केस में हम इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करते, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इसको डिफाइन, यस, अच्छा नहीं, इसको डिफाइन नहीं करते। जबकि यहीं पर अगर वॉशिंग सोडा होता तो हम इसको डिफाइन करते, वहां पे हम लिखते थे ना 10H2O, X2 सर, वॉशिंग सोडा जब लिखते हैं हम लोग, हाँ बोलो सर जो सबसे ऊपर वाली रिएक्शन है पर उसमें Fe3+ पे Fe हो जाता है फिर रिएक्शन के बाद, फिर से बोलो Fe3+, Fe3 पॉजिटिव पे वो रिएक्शन के बाद Fe2 कैसे बन जाता है, मतलब Fe के Fe2 नहीं बना ना बाबा, देखो क्या रहा, देखो क्या हुआ है, अगर आयरन के 3 4 दिख रहा है आपको, आयरन 3 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2, ऐसे लिखेंगे ना, 3 ही है वो, है ना, Fe3 Fe2O3 लिखा हुआ है, तो ये 4 जितना ही बता रहा है, Fe3+ ही बता रहा है। ये कंप्लीट सर, कंप्लीट, ठीक, Yes, sir. बिठा दूं, यस सर। अगला है यार, आपके तो 2 टॉपिक बन गए, कोई बात नहीं। आपकी अगली क्लास कब है बेटा, नेक्स्ट क्लास कब है, 12 बजे से ही है ना? 12 बजे। अच्छा 12 बजे है, ठीक है। एक मिनट रुको, हाँ आज टॉपिक खत्म होने वाला था पर थोड़े से के लिए रह जाएगा, क्योंकि हमारा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच गया है ना। चलो ठीक है, आप लोग जाओ बेटा 12 बजे क्लास अटेंड करो, कल खत्म करेंगे अब इसको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रेंसिडिटी, और आपके क्वेश्चन भी कर लेंगे बुक में, ठीक है? यस ठीक सर। है, Yes, sir. ओके, Hi, sir. ठीक है।